हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस वीडियो में मैं इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ये चैप्टर और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स की ऑडियो बुक वर्जन चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार ज़रूर वो सब वीडियोस को भी ट्राई करें, क्योंकि वो क्विक रिवीजन या अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक सीज़न है, हमारे जो 4 ऋतुएं होती हैं उसमें से स्प्रिंग ऐसा सीज़न है जो सबके लिए मोस्ट अवेटेड रहता है, क्योंकि लंबी ठंडी के बाद में यही वो सीज़न है जब हरियाली होती है चारों ओर, नए नए फूल खिलते हैं, नई पत्तियां आती हैं, कोपलें आती हैं और देखने के लिए सब कुछ सुंदर होता है। आसपास भंवरे उड़ रहे हैं, बटरफ्लाईज उड़ रही हैं एंड एक खुशबूदार एनवायरनमेंट हो जाता है नए नए फूलों की वजह से। स्प्रिंग एक ऐसा सीज़न है जिसका सबको हमेशा इंतज़ार रहता है। वो वसंत ऋतु जिसे बोलते हैं, जो सबके ही मन को बहुत भाता है। अब यहाँ स्प्रिंग जो है इस स्टोरी में है बचपन या यूथ का टाइम। जो एक ह्यूमन लाइफ में स्प्रिंग सीजन को किससे एसोसिएट किया गया है? बचपन से या यूथ के टाइम से। अब यहाँ स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो स्पेसिफिकली जो ऑथर हैं वो चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। एंड इस चैप्टर में हमारे पास 2 स्टोरीज हैं। फर्स्ट स्टोरी जो है साहिब आलम नाम के एक बच्चे की है और दूसरी स्टोरी है मुकेश नाम के एक बच्चे की। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब ये स्टोलन क्यों है? ये चाइल्डहुड को स्टोलन क्यों कहा गया है? स्टोलन इसलिए क्योंकि ये स्टोरीज जिन बच्चों के बारे में हैं वे बेहद गरीब हैं एंड डिप्राइव्ड हैं। उन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं जो है नहीं मिली हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें बचपन से ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, फैमिलीज़ की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी एंड सपोर्ट करना पड़ा फैमिली को। तो उनका जो बचपना है, जो बच्चों का खेल होता है, खेलियाँ होती है, उसके लिए उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिलता है उन्हें। जैसे बहुत सारे आज भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने बचपन को जीने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से उनका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है, उनसे वो छीन लिया जाता है। तो उन्हीं कुछ बच्चों के बारे में ये कहानी है। चलिए देखते हैं ऑथर के बारे में। अबाउट द ऑथर, अनीस जंग 1964 में उनका बर्थ हुआ था एंड ये बर्थ हुआ था राउरकेला में। और उन्होंने अपना चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस हैदराबाद में बिताया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनका बचपन जैसे हैदराबाद में बीता, तो उनकी बेसिक एजुकेशन वगैरह भी हैदराबाद में हुई एंड फिर प्रॉबेबली उनके हायर स्टडीज़ के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। जो उनके पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, वे भी राइटर्स थे। अनीस जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। उन्होंने भी बड़े होने के बाद, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में इंडिया में अपना करियर जो है वो एज अ राइटर ही स्टार्ट करा, वो लेखिका ही बनी। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. So, उन्होंने काम तो शुरू किया एज अ लेखिका, उसके साथ ही साथ वो कई बड़े बड़े मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर में एडिटर भी रही हैं एंड उन्होंने कई कॉलम्स भी लिखे हैं। और ये ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. जो ये चैप्टर है हमारा, उनकी ही एक बुक Lost Spring नाम की बुक में से एक्सर्प्ट, एक छोटा सा पोर्शन, एक पीस ले लिया गया है। तो ये उस बुक का ही एक पार्ट है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemned these children to a life of exploitation. तो यहाँ पे वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं इस किताब में? ग्राइंडिंग पॉवर्टी, बेहद गरीबी और कुछ ट्रेडिशंस जिनकी वजह से इन बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है और उनको एक लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनकी लाइफ एक्सप्लॉयट करना, उसके फ़ायदा उठाने की सिचुएशन आ जाती है, उसकी तरफ इन बच्चों को धकेल दिया जाता है। मतलब
उनके लाइफ ही ऐसी हो गई है जिसकी वजह से नेचुरली ही वो बच्चे उस तरह धकेल दिए गए हैं जिसमें उनका फ़ायदा ही उठाया जा सकता है, उन्हें कोई बेनिफिट मिलता नहीं है इस चीज़ का। तो देखते हैं एक्चुअल स्टोरी में क्या होता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। सो कभी कभी मुझे इस गार्बेज में, कचरे में पैसा भी मिल जाता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ये जो राइटर है वो उनके नेबरहुड यानी उनके आसपास, उनकी कॉलोनी में जहाँ भी वो रहती है उसके आसपास के एरिया में जहाँ भी गार्बेज डंप कर दिया जाता है, गार्बेज कचरा जहाँ डाल दिया जाता है, कचरे का ढेर होता है, वहाँ साहिब नाम का एक लड़का, आई एनकाउंटर माने मुलाकात होती है, देखती हूँ मैं उसको, देखती हूँ एवरी मॉर्निंग। वो लड़का रोज वहाँ आता है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। गार्बेज में वो ढूंढने के लिए आता है, कुछ क्या ढूंढने आता है, सोना खोज करता है, खोज करने आता है। तो गोल्ड क्या है यहाँ पे? गोल्ड इज नॉट एक्चुअली गोल्ड, गोल्ड सचमुच का गोल्ड नहीं है, बट वो उस बच्चे की नज़र में गोल्ड से कम भी नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए कोई यूज़फुल चीज़ है, या हो सकता है उसमें कुछ पैसे मिल जाए या उसके काम की कोई चीज़ निकल आए, तो वो उस चीज़ को गोल्ड जैसा देखता है। तो एक दिन क्या होता है, ये लेडी जो है राइटर अपनी, वो उस बच्चे से पूछती है, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तब कहीं उन्हें साहेब ने शायद अपनी स्टोरी सुनाई है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने बहुत सालों पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। सो उसका घर कहाँ था? ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ के ग्रीन फील्ड्स, जो हरे भरे खेत थे, उनके बीच में उसका एक छोटा सा घर हुआ करता था कभी। पर आज वो उसको याद ही नहीं है, वो इतने सालों पहले वहाँ से आ चुका है, और वो जब आया होगा तो शायद बहुत छोटा बच्चा रहा होगा, जिसकी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ें गई ही नहीं होंगी, उसके पहले ही उसकी फैमिली वहाँ से शिफ्ट हो गई होगी। उसको अपनी डिस्टेंट मेमोरी में भी वो चीज़ याद नहीं है। देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। ये भी उसको कैसे पता है कि हम वहाँ रहते थे और वहाँ से हम छोड़ के आए थे? वो भी उसकी मदर ने उसको बताया था कि हम पहले ढाका में रहते थे, वहाँ खेत थे, हरे भरे खेत थे, हम वहाँ रहा करते थे, और बहुत सारे स्टॉर्म्स यानी तूफान आए, फ्लड्स आए होंगे, जिसकी वजह से उनका घर बह गया था, उनके खेत बह गए थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। वहाँ से तब वो निकले एज अ रेफ्यूजी, क्योंकि वो उनकी कंट्री भी नहीं है, अपनी कंट्री को भी छोड़कर वो दूसरी कंट्री में आए, लुकिंग फॉर गोल्ड। अब गोल्ड यहाँ अगेन इट इज़ नॉट द रियल गोल्ड, गोल्ड इज एनीथिंग बेटर देन उनकी प्रीवियस सिचुएशन, उनकी आज की जो सिचुएशन से उससे कुछ भी थोड़ा बेहतर होगा, तो उनके लिए वो गोल्ड जैसा ही है। एंड इसके लिए वो कहाँ आए? बिग सिटी। उन्होंने कौन सी जगह को चुना? ऐसा नहीं कि वो ढाका से निकले और आसपास के किसी छोटे से गांव में बस गए, वैसा नहीं। उनको ये पता था कि बड़े सिटी में हम जाएंगे तो वहाँ हमें काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज भी ये ट्रू है, आज भी कोई बच्चा गांव से निकलता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि किसी बड़े शहर में जाऊं जहाँ नौकरी मिलने का, काम मिलने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने बिग सिटी को चुना। ऐसा नहीं कि वो आसपास के दूसरे किसी छोटे गांव में शिफ्ट हुए, नहीं, बड़े सिटी में आने का उनका डिसीजन था, क्योंकि वहाँ उनको गोल्ड मिलने के चांस ज़्यादा है, मतलब उनकी लाइफ को बेटर बनाने की सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे वो, वहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी को वो बेटर बना सकते थे बड़े सिटी में, इसलिए उन्होंने यहाँ रहने का डिसाइड किया। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब जो वो क्वेश्चन पूछा था, वाई डू यू डू दिस, का आंसर ये देता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसलिए मैं ये करता हूँ। वो बड़बड़ाता है, ऐसा नहीं कि उसने सीधा जवाब दिया है, ही मटर्स, ऐसा बड़बड़ाया उसने और यहाँ वहाँ देखने लग गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो भी उससे बहुत खुश है, शायद उसको अपॉर्चुनिटी मिलती, चांस मिलता तो वो भी कुछ और करता, बट आज के दिन में उसके पास इससे बेहतर करने के लिए कुछ नहीं था, जिससे वो बहुत खुश भी नहीं है, कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हो शायद, पर अब उसके पास और कुछ ना होने की वजह से वो यही करता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो स्कूल चले जाओ, ऑथर ने भी कह दिया, बट सीरियसली नहीं, ग्लिबली। उनको भी पता था इसमें कहीं ना कहीं आधा झूठ आधा सच है,
रियलाइजिंग इमीडिएटली कि कितना हॉलो एडवाइस है ये, मतलब कितना झूठा खोखला खोखला एडवाइस है कि ऐसा स्कूल चले जाओ बोल दिया. देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो. सो ये लड़का बिल्कुल सटीक आंसर देता है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे आसपास जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ कोई स्कूल नहीं है. जब बन जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली. तो राइटर को भी कुछ सूझती है, वो भी बोलती है अच्छा मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो आओगे. ऐसी हमारी आदत होती है बच्चों से, जब हम बात करते हैं हम उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं. हमें लगता है बच्चों से कुछ भी बोल सकते हैं, तो मजाक मजाक में वो भी बोल देती है अच्छा मैं स्टार्ट करूँगी तो आ जाओगे. यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. अब वो लड़का अपने राइटर को शायद एक एल्डरली के जैसा, एक रिस्पेक्टफुली सोचता है और उसकी बात को सच मानता है, उनकी बात को उसको लगता है कि ये सच बोल रही हैं. एंड वो बोलता है यस बिल्कुल मैं आ जाऊँगा. और एक ब्रॉड स्माइल उसके फेस पे आ जाती है कि इन्होंने, किसी ने सोचा तो सही स्कूल खोलने के बारे में हमारे एरिया में. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी. तो कुछ दिनों बाद जब वो फिर उससे मिलती है तो भाग के उनकी तरफ आता है एंड पूछता है आपका स्कूल रेडी हो गया है क्या. तो मतलब बच्चे ने कहीं ना कहीं, उसे लगा कि ये पढ़ी लिखी हैं, राइटर हैं, और तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ सच बोला होगा. It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. तो बोल तो दिया उन्होंने, लेकिन अब बच्चा सच में आके पूछ रहा है तो उनको कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ऐसा बिना सोचे समझे बच्चे से क्यों बोल दिया. तो उन्होंने टेम्पररी आंसर एक दे दिया कि हाँ वो स्कूल खोलने में टाइम लगता है. बट वो खुद भी जानती हैं कि उन्होंने जो बात कही वो कहीं भी सच नहीं थी, ना उन्होंने कहीं मीन किया था कि वो सच में स्कूल खोलने वाली हैं. बट ऐसे ही बोल दिया था और बच्चे ने शायद सीरियसली ले लिया. बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो उसकी जो दुनिया है, एक खाली खोखली सी दुनिया है, उसमें इस तरह के promises तो उसने abundance में देखे होंगे. abound, abundant, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा देखे होंगे. सो उसने भी शायद उसे सीरियसली नहीं लिया. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. तो कई महीनों तक उस बच्चे को जानने के बाद, उससे बात करने के बाद, राइटर ने उससे उसका नाम पूछा है. साहिब आलम, ही अनाउंसेस. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. तो राइटर कहती है उसके नाम उसने बताया साहिब आलम, उसने अनाउंस किया, उसने बताया. एंड उसे पता नहीं है कि साहिब आलम का मीनिंग एक्चुअली क्या है. लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो किंग है, पूरे यूनिवर्स का किंग है, उसका मतलब होता है, उसका नाम का मीनिंग है किंग ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे दुनिया का किंग है वो. लेकिन अगर उसे उसके नाम का मतलब पता चल भी जाए तो भी उसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो ज़िंदगी है और उसके नाम में कोई कनेक्शन ही नहीं है. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. और वो इस बात से अनजान ही, अपने नाम के मतलब से अनजान, अपने दोस्तों के साथ सारी गलियों में घूमता रहता है. An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. So ये एक गैंग है, एक टोली है लड़कों की जो बेयरफुट घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, क्योंकि इनके पास शूज़ खरीदने के लिए या चप्पल खरीदने के लिए शायद पैसे नहीं हैं, तो वो ऐसे ही निकल जाते हैं. तो ये कैसे आते हैं? अर्ली मॉर्निंग आते हैं, जब धूप नहीं होती है तब शुरू करते हैं, ठंडी ठंडी मौसम में. एंड जैसे अर्ली बर्ड्स होती है, जैसे चिड़िया चहचहाना शुरू करती है अर्ली मॉर्निंग, वैसे ये भी बिल्कुल चहचहाते हुए बच्चे आ जाते हैं सुबह सुबह. एंड अपना काम वाम निपटा के, कचरा बीन कर, दोपहर के पहले गायब हो जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम. सो राइटर कहती हैं क्योंकि ये मेरे नेबरहुड में ही सारे बच्चे हैं, आसपास की कॉलोनी में ही आते हैं, मैंने इनको कई बार देखा है और अब तो मैं सबको पहचानने लगी हूँ. वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन. तो उनमें से एक को उन्होंने पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली. तो बच्चा जवाब देता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही सिंपली आंसर्स. तो बोलता है कि मेरे जूते जो हैं, किसी चप्पल जो है किसी शेल्फ पे रखे हुए हैं जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता, मेरी मदर ने निकाल के नहीं दिए इसलिए मैंने नहीं पहने. इवन इफ शी डिड, he will throw them off, adds another
who is wearing shoes that does not match. So उसके साथ एक और दोस्त है, वो कहता है कि अगर उसकी मम्मी ने निकाल के भी दे दिए तो भी वो पहनेगा नहीं, उनको फेंक ही देगा. ऐसा एक और बच्चा बोलता है जिसके खुद के जूते मैच नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग जूते पहन रखे हैं दूसरे ने. तो ऐसा क्यों, वो फेक क्यों देगा? क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं वो नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं. छोटे बच्चों को अगर हम देखेंगे तो इट इज़ बेस्ट कि उनको भी अपने जो नेचर है, आसपास की सरफेसेस हैं, छोटे बच्चे कैसे उसको फील करते हैं, सेंस करते हैं अपने स्किन से टच करके. क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन है. तो सेंस से, वो टच सेंस से ही बच्चे चीज़ों को फील करते हैं. तो उनके पैरों के नीचे जिस तरह की ज़मीन या जो भी वो फील करते हैं, वो पैरों को ज़मीन से टच करके ही फील करते हैं. इसलिए कई बार बच्चे जो छोटे होते हैं वो जूते पहनना भी नहीं चाहते हैं. सो व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. सो जब ऑथर ने उसके नॉट मैचिंग शूज़ के बारे में पूछा कि तुम्हारे दोनों जूते अलग क्यों हैं, तो वो थोड़ा कहीं कहीं एम्बैरस हो जाता है, शर्मा जाता है और अपने पैर इधर उधर हिला के पीछे छुपा लेता है और कुछ बोलता नहीं है. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. इनके साथ एक और लड़का है, वो बोलता है मुझे तो जूते चाहिए, मैं नहीं नंगे पैर रहना चाहता. I want shoes. तो ये ऐसा लड़का है जिसने कभी लाइफ में कभी उसके कोई जूते रहे ही नहीं है, उसे जूतों की चाह है. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो राइटर बताती हैं कि मैंने कंट्री में सब तरफ ट्रैवल किया है, मैंने बच्चों को देखा है नंगे पैर चलते हुए, सिटीज़ में भी, विलेज की गलियों में भी. तो ये कई बार इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी, पैसों का अभाव नहीं है इसका कारण, बट इंडिया में एक ट्रेडिशन ही है नंगे पैर रहने का. तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग या बच्चे कई बार नंगे पैर रहते हैं. हाँ, आज भी इंडिया में ये ट्रेडिशन ज़रूर है कि अगर हम बाहर से जूते पहनकर भी आएँ तो बहुत सारी फैमिलीज़ जूते बाहर ही छोड़ती हैं और अंदर नंगे पैर आते हैं, या घर के लिए उन्होंने अलग चप्पल रखी होती है. बाहर के जूते जो हैं वो घर के अंदर नहीं पहनने का ट्रेडिशन डेफिनेटली हमारी कंट्री में है. या तो हम घर के अंदर नंगे पैर रहते हैं या घर के लिए एक अलग स्लीपर्स होती हैं. So I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो लेकिन राइटर को लगता है कि क्या ये सच है, कि क्या ये सचमुच ट्रेडिशन है, या कि सिर्फ एक बहाना है, एक्सक्यूज़ है कि उनकी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, इतनी गरीबी जो उनकी है जिसमें वो चाहकर भी नहीं खरीद सकते, उसको अपने मन को बहला लेने के लिए कि हम ये बाय चॉइस कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी चॉइस है नहीं पहनना चप्पल. इसके लिए अपने मन को बहलाने के लिए उन्होंने उसको अपने ट्रेडिशन से जोड़ लिया है. I remember a story of a man from Udupi once told me. तो वो बताती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि उडुपी के बारे में है. उडुपी कर्नाटका का एक शहर है. वहाँ के किसी पर्सन ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. तो ये जो पर्सन है जो स्टोरी बता रहा है अपनी, वो जब छोटा था तो वो जब स्कूल जाता था तो एक मंदिर से गुजरता था जिस मंदिर में उसके ही फादर जो थे, पिताजी थे, वो पुजारी थे. तो पुजारी का ही बेटा स्कूल जाते समय ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. तो जब भी वो स्कूल जाता था मंदिर के सामने रुकता था और जूतों के लिए, ए पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे करता था. 30 years later, I visited his town and the temple, which has now drowned in an air of desolation. सो राइटर बताती हैं कि 30 साल बाद उस टाउन को मैंने विज़िट किया, उस मंदिर को मैंने विज़िट किया, पर अब वो पहले जैसा नहीं है. अब वहाँ पे डेजोलेशन, एक खालीपन है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, उतनी भीड़ भाड़ वैसा कुछ नहीं है. डेजोलेट हो गया, वो खालीपन आ गया है वहाँ पे. इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. सो अब वो बताती हैं कि उस मंदिर के बैक यार्ड में, जहाँ पे पहले वो प्रीस्ट रहा करते थे जिनका वो बेटा था शूज़ मांगने वाला, अब वहाँ कोई नए प्रीस्ट रहते हैं. एंड उस बैकयार्ड में, उस मंदिर के पीछे जो उनके घर के आंगन में रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई हैं. सो दिस इज़ शोइंग मॉडर्नाइजेशन, कि पहले जैसे रहते थे लोग, अब उनका लाइफ इम्प्रूव हो गया है. 30 ईयर्स जो पहले जो ऐसी लाइफ थी अब वैसी नहीं रही है. प्लास्टिक सब जगह आ गया है एंड अब उनके पास बैठने के लिए चेयर्स की सुविधा भी है. A young boy
dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his bag on a folding bed. सो ये दिखा रहा है कि अब उनकी लाइफ्स कितनी इम्प्रूव हो गई है पहले से. अब जो बच्चा आ रहा है, शायद ये यंग, वो प्रीस्ट जो न्यू आए हैं उन प्रीस्ट का ही लड़का है, और वो अच्छे स्कूल में गया है, वो अच्छा प्रॉपर ग्रे यूनिफॉर्म पहना है उसने, शू सॉक्स पहने हुए हैं, एंड वो एक भारी सा बैग लेकर आता है और हाँफता हुआ आया है, थक गया है, शायद वो चल कर आया है तो वो थक गया है चलते चलते, और आकर उसने अपना बैग जो है एक फोल्डिंग बेड पे रख दिया. तो देखें अब उनके पास बेड की सुविधा है, चेयर्स की सुविधा है. सो उस प्रीस्ट की लाइफ अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है जो नए प्रीस्ट आए हैं. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम. सो इस बच्चे को देखते हुए राइटर को उस बच्चे की स्टोरी याद आ गई जो शूज़ मांगता था, और फाइनली जब उसे वो जूते मिल गए तो उसकी प्रेयर अब चेंज हो गई. पहले प्रेयर देवी से करता था, गॉडेस से करता था कि जूते मिल जाएं, जैसे ही जूते मिले प्रेयर चेंज हो गई. मतलब इंसान मांगना तो कभी नहीं छोड़ने वाला है, एक चीज़ पूरी कर दे तो अगली चीज़ आ ही जाएगी. अब उसकी प्रेयर हो गई है, लेट मी नेवर लूज देम. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. तो द गॉडेस जो है उन्होंने उसकी ये प्रेयर भी मान ली है. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज. सो गॉडेस ने ना सिर्फ उस बच्चे के लिए ये बात मान ली है, बल्कि उसके आगे वाले जनरेशन्स के लिए भी, कि अब जो प्रीस्ट के बच्चे हैं अब वो शूज पहनते हैं. बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. बट इसके कॉन्ट्रास्ट में जो राइटर हैं उनके नेबरहुड, उनके आसपास के एरिया में जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, वो आज भी शूलेस हैं, उनके पास आज भी शूज़ नहीं हैं. माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. सो ये बोलती हैं कि मेरी जो इनसे बातचीत हुई है, ये पहचान हुई है इन बच्चों से, ये मुझे कहाँ ले आई है, सीमापुरी नाम की जगह में. ये सीमापुरी कहाँ है? जो न्यू दिल्ली है, दिल्ली के पेरिफेरी. पेरिफेरी मतलब आउटर जो एरिया होता है, आउटस्कर्ट्स बोलते हैं जिसको, शहर के बाहर बट बिल्कुल शहर से सटा हुआ. येट देखने में तो ये जगह, फिजिकली तो ये जगह दिल्ली के बिल्कुल सटी हुई है, लेकिन माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, जो सिम्बॉलिकली होता है माइंड में, ये बहुत ही दूर है. क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर की जो लाइफ है वो बहुत ही हाई फाई है, बट उसके ही सटी हुई जो ये सीमापुरी नाम की जगह है उसकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. बिल्कुल एकदम ऑपोजिट पोल्स हैं, ध्रुवीय, जो उनका पोल्स अपार्ट बोलते हैं ना, जिस तरह से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल दूर दूर तक कहीं भी दिल्ली जैसे लगता नहीं है वो. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. So जो लोग यहाँ रहते हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं. 1971 में जब बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, तब उस समय जो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए थे, वो लोग हैं यहाँ रहते हैं. स्क्वाटर्स मीन जैसे रिफ्यूजीज होते हैं, विदाउट परमिशन कई बार आ जाते हैं. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम. जो साहिब है वो और उसकी फैमिली भी उनमें से ही एक है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, मतलब जंगल जैसा था, बहुत ही खाली जगह थी, पेड़ वेड़ हुआ करते थे, कोई लाइफ नहीं थी, एंड ह्यूमंस तो बिल्कुल नहीं रहते थे. इट स्टिल इज़, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. बट पहले वो जगह खाली थी, बट आज वो जगह खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. सो इस जगह पे अब कौन रहता है सीमापुरी में? इस तरह के रैग पिकर्स. कितने? 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. बट उनकी लाइफ की कंडीशन कैसी है? वो मिट्टी के जो घर बना रखे हैं उन्होंने, मिट्टी का स्ट्रक्चर है जिसपे टिन की छत होगी या टारपोलिन प्लास्टिक शीट जैसा होता है, बड़े बड़े. इसको यूज़ करा जाता है बारिश से बचने के लिए. जैसे ट्रक्स वगैरह को कवर करके, जब ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बारिश से बचाने के लिए एक शीट से उसको कवर कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं टारपोलिन. तो उससे कवर कर लिया उन्होंने घरों को. यहाँ पे प्रॉपर सीवेज या ड्रेनेज नहीं है, तो कोई गंदा पानी निकलने की कोई जगह नहीं है, तो वहीं आसपास गंदगी पूरी फैली हुई है. तो इस तरह के बैड सिचुएशन में, बैड एनवायरनमेंट में 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी.
सो ऐसा नहीं है कि आजकल में ही आए हैं, उनकी फैमिलीज 30 साल से ऊपर हो गया है यहाँ रहते हुए, फिर भी उनकी यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं है, उन्हें कोई जानता नहीं है, बस उन्हें एक बंच ऑफ रैग पिकर्स ऐसे ही समझा जाता है. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. So ऐसा नहीं है कि वो आजकल में ही यहाँ आए हैं. वो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो और उसकी फैमिली और इस तरह से बहुत सारी फैमिलीज, पर उनकी यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं बनी है, उनका कोई कार्ड नहीं बना है, लाइक आधार कार्ड हो या ऐसा कोई कार्ड नहीं बना है, और ना ही उनके पास कोई परमिट्स हैं यहाँ रहने के लिए, ना उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ अप्रूव करवाया है. बट उनके पास रेशन कार्ड ज़रूर है, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट पे डल जाता है और जिसकी हेल्प से वो अनाज ले सकते हैं जो रेशन के शॉप्स रहते हैं. सो सिंपल सा ये दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ने उनके डेवलपमेंट के लिए तो एक्चुअली कुछ नहीं किया है, बट हाँ ये ज़रूर मेक श्योर किया है कि वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो उनकी वोटर लिस्ट में ज़रूर जुड़ जाएं, उनको वोट ज़रूर दें, तो उनका काम हो जाए, जो पार्टीज़ रहती हैं उनका काम ज़रूर हो जाए कि वो इलेक्शन जीत जाए इनकी हेल्प से. पर ये सब जीतने के बाद भी उनकी डेवलपमेंट कैसे हो, वो रैग पिकर्स की लाइफ बेटर कैसे हो, उसके लिए या तो बेसिक सीवेज ड्रेनेज की फैसिलिटी, कोई रोड फैसिलिटी, कोई क्लीन वाटर की फैसिलिटी, ऐसा कुछ भी उनके लिए प्रोवाइड नहीं करवाया गया है. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. सो ये लोग भी क्या करें, उनके लिए भी, उनको भी ये पता है कि किसी आइडेंटिटी कि उसकी समाज में कोई छवि हो, कोई उनकी उनको कोई पहचानता हो, उनके भी कोई स्टेटस हो समाज में, वो भी कुछ बने, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका पेट भूखा ना रहे. फूड लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरी है आइडेंटिटी से ज़्यादा. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grains. So उनकी भी आइडियोलॉजी क्लियर है कि अगर हमें पेट भर के खाना मिल जाता है और हमें भूखे रात को भूखे ना सोना पड़े, तो हम फिर भी ऐसी एक ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं जिसमें हमारी कोई ग्रोथ ना हो, बट हम सरवाइव कर ले बस. एंड ऐसे खेतों का क्या फ़ायदा जिससे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, वहाँ हमें ग्रीन खेतों से कोई ग्रेन्स मिल नहीं रहे थे, अनाज नहीं मिल रहे थे, वहाँ के बजाय स्टिल हम ऐसी जगह पे भी रहने को तैयार है जहाँ हमें खाना तो भी मिल जाए. से अ ग्रुप ऑफ women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. So जब राइटर ने उनसे पूछा, उन लेडीज से पूछा जिनकी टैटर्ड कटी फटी साड़ियाँ थी, टॉर्न थी बिल्कुल, जो उनके कपड़े भी थे अच्छे कंडीशन में नहीं थे, ऐसी साड़ियाँ पहन के जो लेडीज़ थी, उनसे जब राइटर ने पूछा कि क्यों आप अपने इतने ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, आपके यहाँ इतनी नदियाँ हैं, इतने हरे भरे खेत थे, ऐसी सुंदर जगह को छोड़कर आप क्यों आए, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि हमें यहाँ खाना मिल जाता है, वहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा था. वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम्स. तो जहाँ भी उनको खाना मिलता है वहीं वो अपने तंबू गाड़ देते हैं, ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं, जहाँ टेम्पररी, ट्रांजिट इज टेम्पररी, आप उनका घर बन जाता है. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. सो जहाँ भी थोड़ा बहुत फूड का इंतज़ाम होता है वहाँ पे ही वो अपने घर बसा लेते हैं, टेम्पररी घर बसाते हैं, जिनमें ही बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और वो उनके सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं. तो बच्चा वहाँ पे बहुत एसेट बन जाता है उनके लिए, क्योंकि वो भी घर के लिए कमाने लगता है, उनके सर्वाइवल की जो ये जद्दोजहद चल रही है उसमें वो भी पार्टनर्स बन जाते हैं, उनके ऊपर वो लद नहीं जाते कि आप बस, हम बच्चे हो गए तुम्हारे घर में, तुम हमारे लिए सब कुछ करके दो, हम बैठ के सिर्फ खाएंगे, वैसा नहीं, वो भी इक्वली पार्टनरशिप में आते हैं अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और यहाँ पे सर्वाइवल का एक ही जरिया था, कूड़ा कचरा बीनना. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ acquired द proportions ऑफ अ फाइन आर्ट. तो ये है देखने में तो हमारे लिए कि क्या कूड़ा बीन रहे, कचरा बीन रहे, लेकिन सालों से लोगों को ये करते करते वो लोग इसमें इतने माहिर हो गए हैं कि उसको भी उन्होंने एक आर्ट बना लिया है. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. सो गार्बेज जो हमारे लिए कूड़ा है, जो वेस्ट है, हमारे लिए तो वो हम तो उसको बिना सोचे ही फेंक देते हैं, पर इन लोगों के लिए वो भी गोल्ड समान है, मतलब कुछ वैल्यूएबल है, कुछ इम्पॉर्टेंट है उसमें.
एंड नॉट ओनली ये उनका डेली रोजी रोटी है, डेली ब्रेड है, उनकी रोजी रोटी तो है ही, ये उनके लिए एक छत का इंतज़ाम भी करती है, भले ही लीकिंग छत क्यों ना हो, टूटी फूटी छत क्यों ना हो, बट ये उनके लिए एक छत का इंतज़ाम करती है. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, मतलब बड़ों के लिए तो ये है ही, बट एक बच्चा उसको किस नज़र से देखता है वो तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि बच्चों की एक अलग ही लाइफ होती है, एक अलग ही सोच होती है, बड़े उसको कभी समझ नहीं पाते. बच्चे जो होते हैं ना वो मोमेंट्स में जीते हैं, वो उस एक एक पल को कैसे खुशी से जिया जाए, ये किसी को सीखना हो तो हम बच्चों से ही सीख सकते हैं. किसी भी ड्रेडफुल सिचुएशन में, भले आप बैठे हो किसी कार में, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, बट एक बच्चा उस मोमेंट को भी एंजॉय कर सकता है. तो बच्चों में वो एक क्वालिटी होती है किसी भी सिचुएशन में भी वो मज़ा ढूंढने की. इवन गार्बेज में रैग पिकिंग कर रहे हैं, वो कचरा बीन रहे, कूड़ा बीन रहे, उसको भी वो बच्चे अपने मन के एंजॉयमेंट के जैसा टर्न कर लेते हैं, उसको भी एक एंजॉयमेंट बना लेते हैं. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, तो वो भी एक खजाने जैसा हो जाता है कि मुझे कभी उसमें रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है. साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, तो उसको उसकी आंखों में चमक आ जाती है बताते हुए. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. You don't stop scrounging, for there is hope to finding more. एक बार जो आपको कुछ मिल गया, तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि यहाँ से कुछ भी निकल सकता है, तो आप ढूंढना छोड़ते नहीं हो, क्योंकि आपके मन में एक होप बढ़ जाती है कि कुछ और भी मिल सकता है. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. तो पेरेंट्स के लिए क्या है? फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बड़ों के लिए क्या सर्वाइवल है, रोजी रोटी है, एक खाने का इंतज़ाम हो जाए, छत का इंतज़ाम हो जाए. पर बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, वो उसमें भी मज़ा ढूंढ लेते हैं. उनके लिए वो भी एक अजूबा ही है कि कुछ नया निकल रहा है, आज क्या मिलेगा, आज क्या मिलेगा, वो इसी मज़े से जाते हैं देखने के लिए. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. अब इसी एरिया में एक क्लब है जहाँ पे लोग खेलते हैं, तो ये साहिब भी एक दिन मॉर्निंग खड़े होके देख रहा है. जालीदार एक गेट है, फेंस बनी हुई है, उसमें से वो गैप्स में से देख रहा है कि दो लड़के हैं, वो वाइट कलर की प्रॉपर टेनिस यूनिफॉर्म पहनकर टेनिस खेल रहे हैं. आई लाइक द गेम, ही हम्स, तो वो धीरे से बोलता है मुझे ये गेम पसंद है. शायद उसने कई दिनों से देखा है और शायद वो समझने भी लग गया है गेम को अब. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बट ऐसा नहीं कि उसको जाके खेलना है, वो उसको देखने में ही खुश है, कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, उसको वो देखना ही भर अपने आप में मज़ेदार है. आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, तो बोलता है कि जब कोई नहीं होता है, सब लोग चले जाते हैं, क्लब बंद हो जाता है, तब मैं अंदर भी चला जाता हूँ. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, तो वहाँ बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं, शायद जो टेनिस खेलने के लिए लोग आते हैं उनके बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ कुछ झूले भी लगे हुए हैं. तो साहिब भी ऐसे टाइम में जब बाकी सब लोग चले गए हैं और क्लब खाली हो गया है, तो वो भी अंदर चला जाता है, और जो गेट कीपर है, चौकीदार है वहाँ, उन बच्चों को स्विंग झूला भी झूलने देता है. साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. तो आज साहिब ने टेनिस शूज़ भी पहन रखे थे, जो उसके अपने कपड़े, जो उसने शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे, जो अपने उसके कपड़े पहने हुए थे, जो कि बहुत मटमैले से, गंदे से थे, उसके अगेंस्ट ये बहुत शूज़ थोड़े नए लग रहे थे, अलग लग रहे थे. समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. तो इससे पहले कि राइटर कुछ पूछे, उसने पहले ही अपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अपनी सफाई दे दी कि किसी ने मुझे दिए हैं. मतलब उसको ये डर था कि कोई ये ना सोच ले कि उसने चुरा उरा लिए हों, तो बोलता है कि किसी ने मुझे दिए हैं. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. बात ये थी कि किसी रिच पर्सन के बच्चे को ये जूते थे, और उसने बिकॉज उसके जूते में एक छोटा सा छेद हो गया था, इसकी वजह से उसने पहनने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि अब वो रिच है तो ही कैन अफोर्ड मोर थिंग्स. तो उसने बोला मैं छेद वाले क्यों पहनूँ, मेरे लिए नए लेके आओ. तो पेरेंट्स भी इमीडिएटली नए ले आए होंगे. ये पुराने शूज़ जो हैं डिस्कार्ड कर दिए गए, किसी और को दे दिए गए. तो वो जो दिए गए वो मिले हैं साहिब को. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. ऐसा पर्सन जो हमेशा से बिना जूतों के रहा हो, बैरफुट रहा हो, नंगे पैर रहा हो, उसके लिए इवन छेद वाले जूते मिल जाना भी सपने पूरे होने के बराबर ही है.
बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। जूतों तक तो वो पहुंच गया, पर जो वो गेम देख रहा है, ये जूते पहन के जो गेम खेलना चाहिए एक्चुअली, वो उसके रीच के बाहर है। वो वहां तक अभी पहुंच नहीं पाया है और शायद ही कभी पहुंच पाएगा। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। कनस्तर बोलते हैं जिसको हिंदी में, स्टील का कनस्टर है, एक बर्तन है स्टील का। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। थोड़ा दूर पे, रोड के एंड पे वो एक तरफ इशारा करता है और बताता है राइटर को कि अब मैं उस चाय के स्टॉल पे वर्क करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। सो वहाँ पे काम करने पे मुझे महीने का 800 रुपये भी देते हैं और मुझे सारा खाना भी देते हैं। सो उनकी मेन जो प्रॉब्लम है खाने की, वहीं सॉल्व हो जाती है। शायद ये बच्चे तो उतने में भी मान जाते हैं, पर उसके अलावा उसे 800 रुपये भी मिल रहे हैं। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। तो क्या उसे ये जॉब पसंद है? जब ये पूछा तो वो नोटिस तो करती, वो बोलता तो नहीं बट वो नोटिस तो करती है कि उसके फेस पे जो एक केयर फ्री लुक था, एक बेफिक्री थी, अपने खुद का राजा होने की, खुद की मनमर्जी से काम करने की एक बेफिक्री जो उसमें थी, एक बचपना था, वो कहीं ना कहीं खो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। सो जो प्लास्टिक का बैग वो लेके चलता था, जिसमें वो कचरा बीनता था और कचरे में से कुछ यूजफुल चीज़ें निकाल लेता था, तो उस बैग को जब वो कैरी करके चलता था तो वो उतना भारी उसके शोल्डर्स पे लगता नहीं था, भले उसमें जितना भी वजन हो, बट उसको फील नहीं होता था। लेकिन ये छोटा सा स्टील का बर्तन जिसमें वो दूध लेने जा रहा है किसी और की शॉप के लिए, वो आज भारी लग रहा है। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। सो वो बैग जो था, वो झोला जो भी था, वो उसका खुद का था, वो अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन आज ये कनस्तर, ये कैनिस्टर जो है किसी और का है। ये बर्तन उस चाय शॉप के मालिक का है जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। एंड वो आज अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, क्योंकि उसने किसी और के साथ काम करना अग्री कर लिया है। और उसके बदले उसे क्या मिल रहा है? उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, पर उसके मन, जो मन है उसका, वो अपना कहीं ना कहीं अपने मन को उसने कहीं लॉक कर दिया है और अपने ज़रूरतों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए वो इस चीज़ के लिए अग्री हो गया है। क्योंकि कितने साल तक सिर्फ रैक पिकिंग से वो अपना काम चला सकता था? उसे भी लाइफ में देखना था कि यहाँ उसके मील्स के अलावा 800 रुपये भी मिल रहे हैं जिससे वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सकता था। तो उसने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अपने मन को मारकर, अपने बचपन को छोड़कर बड़ा होना स्वीकार किया, जॉब लेना स्वीकार किया, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तो चलिए अब देखते हैं इसी कहानी का सेकंड पार्ट, जो कि है मुकेश की कहानी। इसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो ये बता रहे हैं कि मुकेश जो बच्चा है वो कार चलाना चाहता है। लेट्स सी इसकी स्टोरी क्या है। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. So जब अनीस जंग, जो हमारी राइटर है, वो मुकेश से बात करती है, एक बच्चे से बात करती है, तो वो बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, कार का मैकेनिक बनना चाहता हूँ और अपना खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। दैट क्लियरली शोज़ कि आज की तारीख में वो अपना मालिक नहीं है, वो किसी और के लिए काम कर रहा है। जबकि इस उम्र के बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए था, पर वो ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहा है और किसी और के लिए कर रहा है, खुद का मालिक नहीं है। पर हाँ, ये सपना ज़रूर देख रहा है कि किसी दिन मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा और मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो उसकी जो स्टेज ऑफ लाइफ है जहाँ पे वो है, उससे मोटर मैकेनिक बनना भी एक बहुत बड़ी बात हो जा रही है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो अनीस जंग पूछती हैं हमारी राइटर कि तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, he answers, looking straight into my eyes. So, शायद वो अभी तक कार चलाना तो नहीं जानता है क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है। तो वो बोलता है कि यस, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कार चलाना सीख लूँगा। और ये कैसे बोलता है? बिल्कुल नज़रें मिला के हमारे राइटर से, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, उनकी आंखों से आंखें मिला के, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में और एक विश्वास के साथ, बिलीव के साथ, उसको विश्वास है कि वो ये ज़रूर कर लेगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. So writer कहती हैं कि उसका जो ये सपना है
वो उसकी जो उसका टाउन है फ़िरोज़ाबाद, उसकी धूल भरी गलियों के बीच में एक मिराज जैसा लगता है। मिराज क्या है? एक ऐसा एहसास, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें वो चीज़ वहाँ नहीं होती है, पर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो वहाँ है। मतलब सचमुच में वो मैकेनिक बन पाएगा नहीं बन पाएगा हमें नहीं पता, पर उस बच्चे को ज़रूर ऐसा लगता है कि आगे चलकर मेरे साथ ऐसा होगा। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. So bangle making जो एक जॉब है, एक आर्ट है, ये फिरोज़ाबाद में बहुत कॉमन है। हर दूसरा घर, हर फैमिली लगभग फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग का ही काम करती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर families have spent generations working around furnaces. सो फिरोज़ाबाद जो है, जो इंडिया का एक छोटा टाउन है, ये सेंटर है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। तो ग्लास मेकिंग और ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का ये एक बहुत मेन सेंट्रल पार्ट है, जहाँ कई जनरेशन्स की फैमिलीज़ इस तरह से भट्टियों में, फर्नेस यानी भट्टियों में ग्लास मेकिंग का काम करती आई है। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और यहाँ क्या होता है? ग्लास की वेल्डिंग मतलब जोड़ने का काम होता है। ग्लास को गर्म पिघला कर एक दूसरे के साथ एक जॉइंट बनाकर सर्कल के शेप में बनाया जाता है। और ये किन के लिए बनाते हैं? शायद यहाँ रहने वाली सभी महिलाओं के लिए यहीं से चूड़ियाँ बन के आती हैं। Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अभी क्या करें? मुकेश जो बच्चा है, जो हमारी स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में अनीस जंग लिख रही हैं, वो और उसकी फैमिली भी उन्हीं में से है। किन में से? जो फैमिलीज बैंगल मेकिंग करती है। एंड इनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता है कि सरकार की तरफ से ये इलीगल है कि एक पर्टिकुलर एज के कम के बच्चे, 14 ईयर्स एंड यंगर, उनसे काम करवाना इलीगल होता है। एंड इस तरह के, खासकर इस तरह के ग्लास फर्नेस जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर्स पे काम होता है, या डिंजी मतलब डिम लाइट वाले जगहों पे जहाँ लाइट और एयर बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर इस तरह पे ये जो लॉ है उसको स्ट्रांगली इन्फोर्स कर दिया जाए, मतलब इस लॉ को बहुत स्ट्रांगली अप्लाई किया जाए, अगर इसको माना जाए और इसको एक्शन भी लिया जाए इस पे, तो क्या होगा? मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चे इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। किससे? जहां उनके डे लाइट आवर्स, जहां दिन का उजाला रहता है, उसमें भी वो बाहर नहीं निकलते, इस तरह के छोटे छोटे कमरों में काम करते हैं। उस सिचुएशन से वो बच जाएंगे। ऑल्सो किस चीज़ से बच जाएंगे? लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, मतलब क्योंकि वो कांच के काम करते हैं, छोटी सी अंधेरी सी जगह में काम करते हैं, तो उनको आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने की वजह से आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर सरकार इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली कह दे कि अब बच्चों का यहाँ काम करना मना है, तो 20,000 से ज़्यादा बच्चे जो ये कर रहे हैं उससे बच सकते हैं। और जब ये बच्चे इस चीज़ से बचेंगे तो दो सिचुएशंस हो जाएंगी। एक, ये बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लाइफ में कुछ दूसरा करेंगे, या वो अपनी मर्जी का काम करेंगे बड़े होकर। पर एक चीज़ है, ये जब बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं तभी उनकी फैमिलीज आज रन हो रही हैं। अगर ये बच्चों को उस सिचुएशन में से निकाल दिया जाएगा तो उनकी फैमिली की आज खाने पीने की जो प्रॉब्लम है, मेन जो सिचुएशन है कि फैमिली का पेट नहीं पल रहा, उसके लिए अगर कुछ इंतज़ाम हो जाए तो बच्चों को बाहर छोड़ने में पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट बच्चों को भी क्यों इसमें लगाया जा रहा है? दो रीज़न से। वन, उन्हें लगता है कि ये हमारा जो धर्म है यही है, क्योंकि हम सदियों से, जनरेशन से यही काम करते आ रहे हैं, इसलिए भी। और दूसरा उनका सिचुएशन है क्योंकि वो बहुत पुअर हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ और आता नहीं है, तो उस कारण से बच्चों को भी इसमें लगाया जाता है। पर अगर किसी तरह से उनके आज की भूख का इंतज़ाम हो जाए, खाने का इंतज़ाम हो जाए, तो शायद ये बच्चे भी निकल कर कुछ और कर पाएंगे।
Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब अनीस जंग जब मुकेश से मिली तो मुकेश ने बड़ी खुशी से आईज बीम हो गई, आंखों में एक चमक सी आ गई जब उसने वॉलंटियर किया, मतलब अपने आगे बढ़कर उसने ऑफर किया कि आप चलिए मेरे घर चलिए। वो अपने घर ले जाता है उसको और बड़े ही शान से कह रहा है कि वो तो रीबिल्ड हो रहा है, उसमें रेनोवेशन हो रहा है, उसको हम फिर नया बना रहे हैं। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. तो ये बोलती हैं कि बच्चा तो बड़ी खुशी से मुझे ले जा रहा है, ये बता रहा है कि मेरा घर है और हम उसको रीबिल्ड कर रहे हैं, पर जब वो रियलिटी देख रही है, वो जब चल के जा रही है उस सड़क पे, लेन माने सड़क, उससे सड़क के दोनों तरफ जो नालियाँ बनी है, सीवेज है, वो चोक हो गई है, उसमें जम गई है, गार्बेज से कचरा भरा है और कचरे की बहुत स्मेल आ रही है, स्टिंक आ रहे हैं, बदबू आ रही है। और जिन घरों को वो क्रॉस करके जा रहे हैं वो उनकी दीवारें, वो जो घर हैं बड़े हट्स जैसे हैं, भूसे के बने हुए छतों से बने हुए हट्स हैं, उनकी क्रम्बलिंग वॉल से, क्रम्बल यानी बिखर रही हैं, झड़ रही हैं, टूट रही हैं। और वॉबली डोर्स, डोर्स स्टेडी नहीं है, एक प्रॉपर दरवाज़ा नहीं है जो घर को प्रोटेक्शन दे पाएगा, दरवाजे भी हिल रहे हैं, झूलते दरवाजे हैं, और खिड़कियां तो है ही नहीं, घर ऐसे बने हैं जिसमें कोई खिड़की, कोई वेंटिलेशन है नहीं। एंड ये जो घर हैं दे आर क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इन छोटे छोटे घरों में, झोपड़ों में जो फैमिलीज़ हैं वो छोटी फैमिलीज़ नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा एक बच्चा या मम्मी पापा दो बच्चे, ऐसा नहीं। इसमें फैमिलीज़ बड़ी हैं जिसमें कई जनरेशन के लोग, दादा दादी, फिर चाचा है, चाची है, या कोई और रिलेटिव्स हैं, कोई बुआ है, उनकी फैमिली है, और एक एक घर में कई सारे बच्चे हैं, वो भी रह रहे हैं। उसके साथ उनके एनिमल्स, आसपास रहने वाले कुत्ते, बिल्लियाँ, कई बार गाय या बकरी या चिकन, वो लोग अगर उनको रखते हों घरों में तो वो भी रह रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। किस तरह से? प्राइमीवल स्टेट, जैसे आदि मानव रहा करते थे तब वो जानवरों के साथ ही रहा करते थे एक ही घर में, उसी तरह आज भी ये लोग रह रहे हैं इनमें। और हम आज जो घर हैं, मॉडर्न सिटीज़ में घर है, अर्बन एरियाज़ में घर है, उनमें डिफरेंस ये है कि जानवर हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी पेट पाले जाते हैं और हम भी रहते हैं, पर हमारी जो रहने की सिचुएशन है वो काफ़ी क्लीन है, एनवायरनमेंट साफ़ है, हम एनिमल्स के लिए अलग स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं और रखते पे एनिमल्स को। शायद हम भी एनिमल्स के साथ कई बार कोएग्जिस्ट करते हैं, कई फैमिलीज़ डॉग्स या कैट्स ज़रूर पालती हैं अभी भी, लेकिन हमारे रहने का तरीका जो है प्राइमीवल, मतलब उसी जगह रह रहे हैं, उधर ही खा रहे हैं, और डॉग्स भी गंदा भी कर रहे हैं, उसी के साथ में वो भी रह रहे हैं, वैसा हम नहीं रहते। हम उनको भी क्लीन रखते हैं और हम भी क्लीन रह रहे हैं, पर उनके पास, जो फिरोज़ाबाद में रह रहे हैं, उनके पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। वो एनिमल्स और ह्यूमंस साथ ही छोटी सी जगहों पे रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो ऐसे ही एक घर में, छोटे से झोपड़े में जाकर मुकेश रुकता है और अपने पैरों से एक झूलते दरवाजे, लोहे के दरवाजे पे बैंग करता है, मतलब एक लात मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, उसको पुश करके, पैरों से पुश करके ओपन कर देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। शैक ऐसा घर है जिसकी भूसे की जो छत होती है, एंड इट इज़ हाफ बिल्ट, मतलब पूरी तरह से बिल्ट भी नहीं, आधा अधूरा बना घर है, जो कि वो मुकेश बता रहा था कि ये बन रहा है। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. So इनका जो किचन का पार्ट है उस पे, उसकी छत पे डेड ग्रास, भूसा भरा, भूसा का एक लेयर रखा हुआ है जिससे उनकी छत का पार्ट कवर हो रहा है। और उसके नीचे क्या है? फायरवुड स्टोव, जो अंगीठी बोलते हैं वैसा, मिट्टी का बना हुआ है, और उसके अंदर लकड़ियाँ जो आसपास से वो चुन के लाए होंगे, लकड़ियाँ या पेड़ों को काट के लाए होंगे, उस लकड़ी से खाना बन रहा है एक बड़े से बर्तन पे। लार्ज वेसल, वेसल मैंने बर्तन, बड़े से बर्तन में खाना बन रहा है। क्या बन रहा है? स्पिनच लीव्स, पालक के जो पत्तों की सब्जी बन रही है, और उसकी सिजलिंग नॉइस आ रही है, मतलब जब सब्जी पक रही है
उसकी आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और पास में देखा जाए तो ग्राउंड पर बड़े बड़े एल्यूमिनियम के थाल हैं, एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का थाल है जिसमें और सब्जियां कटी हुई रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक छोटी सी लड़की है और जो बहुत ही कमज़ोर है, फ्रेल मतलब बहुत ही वीक है, उसका शरीर ताकतवर नहीं लग रहा है और बहुत देखने में ही कमज़ोर सी लग रही है। वो इवनिंग मील, शाम का खाना पूरे परिवार के लिए बना रही है। दो आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। वो जो लकड़ी के अंगीठी पे खाना बना रही है उससे बहुत ही धुआं उड़ता है जो पूरा उसकी आंखों में जा रहा है। उसकी आंखों में धुआं भर गया जिससे आंसू भी आ रहे होंगे शायद। फिर भी जब उसने अनीस जंग और मुकेश को घर में आते हुए देखा तो वो स्माइल कर रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर। जो मुकेश है उसके बड़े भाई की ये वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। सो ये जो लड़की है, ऑल्दो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, मतलब वो ज़्यादा उम्र उसकी ज़्यादा नहीं है, मतलब उसकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई है। एंड वो अपने घर, इसको अपना घर मानकर, अपना एज अ बहू, घर की बहू, डॉटर इन लॉ के रूप में उसने अपने घर का कमांड अपने हाथ में ले लिया है। और बाकी लोग भी उसको बहू का दर्जा देकर उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब ये कौन कर रहे हैं? 3 men। कौन मैन है ये? उसका हस्बैंड, फिर मुकेश और उनके फादर, मतलब उस लड़की के फादर इन लॉ। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. तो जैसे ही द ओल्डर मैन, मतलब जो मुकेश के फादर हैं, उस कमरे में एंटर होते हैं, वो क्या करती है? लड़की खड़े होकर उसके घर की टूटी दीवार के पीछे चली जाती है धीरे से, और अपना जो वेल है, मतलब उसके सर पे जो उसने साड़ी पहन रखी है उसका पल्लू से वो घूंघट कर लेती है। As custom demands, daughter-in-laws must veil their face before male elders. So ये उनका कस्टम है, ऐसा रीति रिवाजों में है कि घर की जो बहू है, जब भी वहाँ का कोई मेल मेंबर आए, एक्सेप्ट हर हस्बैंड, हस्बैंड के अलावा कोई और मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हो, उसके सामने बहुएं घूंघट डालती हैं। ये उनका कस्टम है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस केस में ये एल्डर कौन आया है? एक बैंगल मेकर है जो इम्पोवरिश्ड यानी पॉवर्टी स्ट्रिकन, जो बहुत ही गरीब है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। सो ये पर्सन कौन है? जो पॉवर्टी में रहता है, गरीब है। उसने कई सालों से मेहनत करी है, हार्ड लेबर करा है, फिजिकल लेबर भी करा है, हार्ड लेबर भी करा है। कैसे करा है? पहले वो टेलर का काम किया, फिर बैंगल मेकर का काम किया। सब कुछ करने के बावजूद वो मेन जो चीज़ें हैं वो कर ही नहीं पाया। उसने अपना घर कभी पूरा नहीं करवा पाया और अपने बेटों को कभी स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वॉट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। पूरी ज़िंदगी में वो सिर्फ एक ही काम कर पाया है, वो भी क्या? कि उसके पास जो हुनर था, जो कला थी बैंगल बनाने की, वो उसने अपने दोनों बेटों को सिखाई है। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब इनके साथ में मुकेश की ग्रैंड मदर, मतलब उसके फादर की मदर भी रह रही हैं। तो वो क्या कहती हैं? इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी। वो क्या करेगी? ये तो उसका करम है, ये उसका भाग्य में ही यही लिखा है। और ये जो दादी हैं उसकी, मुकेश की, उन्होंने भी अपने हस्बैंड, जो दादाजी थे मुकेश के, वो भी इसी तरह का काम करते थे। और वो भी धीरे धीरे काम करते समय ये ग्लासेस जो उन बैंगल्स बनाते थे, बनाते बनाते आंखों पे जोर पड़ता रहा और वो एक दिन ब्लाइंड भी हो गए। उन्होंने ये देख रखा है, फिर भी वो अपने बच्चे को ये नहीं कहा कि कुछ और कर ले। उन्होंने कहा ये तुम्हारा डेस्टिनी है, यही तुम्हारा भाग्य में लिखा हुआ है, तुम्हें भी आगे यही काम करना है। एंड उन्होंने एक तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? तो उनका कहना है कि क्या भगवान के द्वारा दिए हुए इस भाग्य को हम तोड़ सकते हैं? हम कुछ और कर सकते हैं? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad.
तो उन्होंने, ये जो बच्चे हैं यहाँ जब भी पैदा होता है कोई भी, वो कास्ट में, जाति, कहते हैं कि बैंगल मेकर्स की जात में ही हम पैदा हुए हैं, हमें यही काम आता है। हमने आसपास सिर्फ यही देखा है, अपने घर में, अपने आसपास के हर घर में, पीछे के आंगन में, हर जगह हमने, फिरोज़ाबाद में हर जगह हमने यही देखा है। इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं, यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, तो हम इसके बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled hand carts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. वे क्या बोल रहे हैं कि स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स कैसे पड़े हैं, स्पाइरल के फॉर्म में, लाइक उसके बंडल्स बने हुए हैं, बंडल्स बहुत सारे बने हुए हैं। और ये बैंगल्स किस किस कलर के हैं, सनी गोल्ड, गोल्डन कलर के हैं, पैडी ग्रीन, पैडी मतलब राइस, जो चावल के पेड़ पौधा होता है, चावल के पौधे का ग्रीन कलर, फिर रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एंड हर वो कलर जो रेनबो मतलब इंद्रधनुष के सातों रंग प्लस उनके कॉम्बिनेशन से बन सकने वाले हर रंग, तो मतलब बहुत सारे रंगों के बैंगल्स इनके यहाँ होते हैं। और ये रखे होते हैं माउंड्स में, माउंड यानी पाइल अप, एक दूसरे के ऊपर ढेर में, इन अनकेप्ट यार्ड्स। तो इनके जो पीछे, घरों के पीछे बैकयार्ड होता है, जो एरिया होता है ओपन, वो ऐसा नहीं साफ़ सुथरा नहीं रहता है, गंदे पड़ा रहता है, उसकी झाड़ियाँ नहीं कटी होती हैं, अनकेप्ट रहता है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा नहीं रहता है। वहाँ ये पाइल्स में, माउंड्स में पड़े रहते हैं, ढेरों पड़े रहते हैं। और इनको क्या करते हैं, इनको 4 व्हील हैंड कार्ट्स, जो ठेले होते हैं, लकड़ी के ठेले, उन पे ढेर लगा लिया जाता है इनका। और यंग मैन जो है, यहाँ पे रहने वाले जो यंग मैन हैं, वो उसको पुश करके गलियों में ले जाते हैं और वहाँ बेचते हैं। तो शैंटी टाउन इस ऐसा जो टाउन जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बहुत बड़े मकान नहीं है, छोटे छोटे मकान हैं, अधूरे बने हुए कई, और छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो ऐसे छोटे से टाउन में ये जाके उसको बेचते हैं। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और जो इनके छोटे छोटे हट्स होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, अंधेरी झोपड़ियाँ होती है, उसमें लाइट नहीं आती है, सनलाइट नहीं आती है, उसके अंदर लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, वो ऑयल दिए, जो ऑयल से जलने वाले दियों के लैम्प होते हैं, उनके सामने लाइन से लड़के लड़कियां बैठे होते हैं अपने माता पिता के साथ में। और जो ग्लास की चूड़ियाँ रहती हैं, उस पे ग्लास के टुकड़े, उसकी सजावट करने के लिए ग्लास के टुकड़ों को डिज़ाइन में उसके ऊपर चिपका रहे होते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. अब इनकी जो आंखें हैं, क्योंकि ये दिन भर यहीं टाइम स्पेंड करते हैं, सुबह से बैठते हैं रात तक के यही काम करते हैं, और रात को इन हट से बाहर निकलने के बाद शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो इन्होंने दिन का उजाला ज़्यादातर देखा ही नहीं होता है। तो जब भी कभी किसी वजह से ये लोग दिन में बाहर भी निकलते हैं, तो इनकी आंखें जो हैं अंधेरे के लिए एडजस्ट हो चुकी है। ये हमारे आइज़ की एक क्वालिटी होती है कि जब उजाला जितना अवेलेबल हो, हमारी आइज़ अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। कम उजाले में या ज़्यादा उजाले में, दोनों में हमारी आंखें, जैसे हम कभी बहुत तेज़ धूप में निकलते हैं तो आंखें हमारी बंद कर लेते हैं, हम आधी बंद कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आंखों में एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप एडजस्ट हो सकती है अवेलेबल लाइट के हिसाब से। तो ये बच्चे क्योंकि दिन भर डार्क में ही बिताते हैं, इनकी आंखें परमानेंटली ही अंधेरे के लिए एडजस्ट हो गई हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और क्योंकि ये हमेशा ही अंधेरे में काम करते हैं, उनकी आंखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है और बारीक सा काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ये बड़े होकर अडल्ट मतलब 18 साल की उम्र क्रॉस करने के पहले ही इनमें से कई की आंखों की रोशनी ही चली जाती है। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अभी एक और लड़की के बारे में बता रही है हमारी राइटर कि सविता नाम की एक लड़की है, उसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, बट वो ड्रेस क्या बहुत सुंदर है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ड्रैब है, मतलब वो फेड हो गई है और कटी फटी सी है और बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है।
वो किसके साथ बैठी है? एक एल्डरली वुमन, एक बड़ी उम्र की लेडी के साथ में, प्रॉबेबली उनकी मदर होगी, अपनी मदर के या अपने किसी रिलेटिव लेडी के साथ में बैठी है। और वो क्या कर रही है? सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को बैंगल्स के ऊपर चिपका रही है, सोल्डर कर रही है, उसके साथ में गरम करके चिपका रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब जो लड़की है वो कई सालों से ये काम कर रही होगी, तो उसके हाथ बड़े फास्ट से हो गए, मैकेनिकल हो गए, मतलब मशीनी रूप से वो फटाफट फटाफट अपना काम कर पा रही है, क्योंकि उसको कई सालों की आदत पड़ गई है। जैसे मशीन के टोंग्स होते हैं, टोंग्स यानी चिमटे, वो छोटे से चीज़ें भी पकड़ कर वो चिपका पा रही है, उसको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही मशीन बन चुकी है ये काम करने के लिए। तो राइटर सोच रहे हैं कि जो लड़की अपने इस काम में इतनी परफेक्ट हो गई है, अपने बैंगल्स बनाना कैसा है उसको बिल्कुल आता है, पर क्या वो जानती है कि ये जो बैंगल वो बना रही है, उस बैंगल की विशेषता क्या है या उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो हमारी राइटर कह रही हैं कि ये जो बैंगल्स हैं वो किसी भी भारतीय महिला जो शादीशुदा है उसके सुहाग को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बहुत ही ऑस्पिशियस वैल्यू है, ये बहुत मांगलिक चीज़ है। और महिला के लिए जो मैरिड वुमेन को ये पहनना ज़रूरी होता है, ये उसके सुहाग की निशानी। पर क्या ये छोटी सी लड़की जो ये बना रही है, क्या वो ये समझ पाती है? It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, hands dyed with red henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride. तो बोलती है कि आज तो वो छोटी है, ये बात समझ में नहीं आ रही होगी शायद उसे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद एक दुल्हन बनेगी, ब्राइड बनेगी, और उसके सर पे एक रेड चुन्नी रखी जाएगी, ड्रेप किया जाएगा उसको रेड वेल से, उसके घूंघट दिया जाएगा लाल रंग का, उसके हाथों में लाल लाल मेहंदी रचेगी, और वो खुद जब लाल चूड़ियाँ उसके हाथ में पहनाई जाएगी और वो दुल्हन बनेगी, तब शायद वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि इस चूड़ी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, इस चूड़ी का एक्चुअल महत्व क्या है। Like the old woman besides her who became one many years ago. किसके जैसे ब्राइड बनेगी? जैसे ही वो एल्डरली वुमन उसके पास में बैठी, जो बड़ी औरत, वो भी कई सालों पहले जब ब्राइड बनी थी, जब वो इस बात को समझ गई थी कि चूड़ी की वैल्यू क्या है एक महिला की लाइफ में, वैसे ही जो छोटी लड़की जब बनेगी तो समझ जाएगी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. So जो महिला उस लड़की के पास में बैठी है, सविता के पास में बैठी है, उसने चूड़ियाँ तो पहन रखी हैं, पर उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है, मतलब कोई खुशी नहीं है, कोई जॉय नहीं है, कोई चमक नहीं है उसकी आंखों में, बस एक उदासीन सी आंखें हैं उसकी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। और बिल्कुल हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो अपने बताती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कि पेट भर के एक क्वांटिटी है, शेर एक क्वांटिटी है जिससे एक व्यक्ति का पेट भर सकता है, बट आज तक उसको अपनी लाइफ में इतना खाना भी एक बार में नसीब नहीं हुआ है, ये मेहनत कर कर भी, इस तरह से चूड़ियाँ बना कर भी। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। सो उसकी आवाज़ भी ऐसी है जिसमें कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल उदासीन सी है वो। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. तो वही, उसने अभी तक लाइफ में कभी भी पूरा मील, कभी एक खाना एंजॉय नहीं कर पाई है। वो सिर्फ ऐसा है जैसे ये लोग पैदा ही मेहनत करने के लिए हुए हैं और दुखी रहने के लिए हुए हैं, गरीबी में रहने के लिए हुए हैं, और उसके अलावा उन्होंने कुछ देखा नहीं है। That's what she has reaped. उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही पाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. तो उसके हस्बैंड भी है जो बूढ़े से हैं, उनकी बड़ी सी दाढ़ी है, तो वो कहते हैं कि मुझे बैंगल्स के अलावा, इन चूड़ियों के काम के अलावा कुछ नहीं आता है। मैंने लेकिन क्या करा है मेरी ज़िंदगी में, एक अचीवमेंट, कि मैंने अपने परिवार के लिए एक घर बना दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो उसकी हस्बैंड की बात सुनकर राइटर सोचती है कि हाँ, ये बात तो है, इनके जो छोटे से टाउन में कई लोग तो इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, कई लोग तो अपना एक पूरा मकान भी नहीं बना पाए हैं। जैसे हमने जब मुकेश की कहानी देखी, उसका भी घर आधा बना हुआ था, कंप्लीट नहीं था, तो कम से कम
उन लोगों से इसकी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर थी, इनका घर कंप्लीट था और इनके घर पे एक प्रॉपर छत थी। तो ये बैंगल्स के काम से इस व्यक्ति ने इतना तो अचीवमेंट कर ही लिया है कि उन्होंने अपने परिवार को एक छत दे दी है, जो कि उनके ही गांव के, उनके ही टाउन के बाकी लोग पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not enough, not even enough to eat, rings in every home. तो राइटर कहती हैं कि इनके आसपास टाउन में हर जगह हमें एक ही आवाज़ आती है कि ये बैंगल्स का बिजनेस करने के अलावा और इनफ खाना भी नहीं मिलता हमें। मतलब रोज़ उनकी यही बातें चलती है कि हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम कुछ और सोच सकें, और ना ही हमें इनफ खाना मिलता है। यही बातचीत आसपास होती रहती है। द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। ऐसा नहीं कि बड़े बूढ़े ही जो इस प्रॉब्लम से बीत के आए हैं वही इस बात को करते हैं, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है कि जो बड़े कहते हैं बच्चे वही रिपीट करते हैं। तो उनके फैमिली के जो यंग मैन हैं और बच्चे भी आगे चलकर यही बातें सीखते हैं, आपस में यही बातें करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे माता पिता कुछ नहीं कर पाए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. तो समय के साथ पूरा देश तो काफ़ी बदल गया है, डेवलप हो गया है, पर ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद आज भी उसी समय में है, आगे बढ़ ही नहीं पाया है। सालों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। टॉयल शब्द का अर्थ है मेहनत करना, फिजिकल मेहनत करना, और इसकी वजह से उनका माइंड नम हो गया है, सुन्न हो गया है। दिमाग उनका जो है सुन्न हो गया है, आगे कुछ सोच नहीं पा रहा है, इसके बाहर वो कुछ सोच ही नहीं पाते। और इस तरह से उनका जब इतना लेबर है, फिजिकल लेबर, इतनी मेहनत वो लोग करते हैं पूरे दिन भर, और अपना इतना बारीक काम करने में उनका ध्यान इतना रुका रहता है कि उसके बाहर उनका दिमाग सुन्न पड़ चुका है, कुछ और सोच नहीं पाता, जिसकी वजह से कोई भी इनिशिएटिव या एबिलिटी टू ड्रीम, मतलब सपने देखना और इससे बाहर कुछ करने की हिम्मत जुटा पाना, वो सब कुछ यहाँ ख़त्म सा हो गया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. सो राइटर कहती हैं, उनमें से एक से बात करती हैं यंग लड़कों से जो इस स्टूडियो के बिजनेस में है। वो बोलती है कि आप लोग आपस में एक संगठन क्यों नहीं बना लेते, एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, ऑर्गेनाइज हो जाओ। आप अकेले 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 जाते हो तो आप फंसते ही चले जाते हो। किन के पास फंस जाते हैं? मिडल मैन, जो इनसे शायद चूड़ियाँ खरीद कर बाहर बड़े बाजार में बड़े अमाउंट में बेच देते हैं, या फिर ऐसे साहूकार जिनसे इनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन वो ज़िंदगी भर उसको चुका नहीं पाते। इन लोगों के पास इस तरह के ट्रैप में, इस तरह के जाल में वो फंसते चले जाते हैं, जैसे उनके फादर फंसे थे, क्योंकि पैसों की कमी के कारण या तो उन्हें कर्जा लेना ही पड़ता है, या अब माल बन गया है तो उन्हें कम पैसों में बेच ही देना पड़ता है। तो उनके फादर और फोर फादर, उनके जो पूर्वज थे जो इस तरह से फंसे थे, तुम क्यों, अब यंग मैन हो, तुम में आज ताकत है, तुम कुछ और सोच सकते हो, तो तुम क्यों नहीं संगठित हो जाते? ऐसा राइटर पूछती है। तो वो क्या जवाब देते हैं? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो उन लड़कों के मन में क्या है कि अगर हमने ऐसा कोई संगठन बना लिया तो भी आगे चलकर फंसेंगे हम ही। कुछ भी होता है, अगर वो इलीगल हो गया तो पुलिस हमें ही पकड़ के ले जाएगी, हमें ही मारेगी, हमें ही जेल में डालेगी। इन बड़े साहूकारों का कुछ होगा नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो कहीं ये सही भी है, कहीं थोड़ी उनके इमेजिनेशन, थोड़ी उन्होंने ज़्यादा भी इमेजिन भी कर लिया हो सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो गरीब ही फंसेगा, मैं ही फंसूंगा, उनको ऐसा लगता है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। सो प्रॉब्लम यह है कि वो सब बराबर ही हैं, उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़े, एक लीडर बने और सबको लेकर चले अपने साथ और कहे कि हम दूसरे तरीके से काम करके देखते हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, क्योंकि वो इसी तरह की ज़िंदगी जीते आए हैं गरीबी में, तो वो काफ़ी थक गए हैं इस तरह की ज़िंदगी से, और इससे बाहर निकलने की ताकत ही नहीं उनमें बची है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो वो इसी तरह की बातें करते दिखते हैं, एक चक्कर में फंस गए हैं, स्पाइरल में फंस गए हैं, जिसमें वो गरीबी की बातें करेंगे और एपैथी की बातें करेंगे, लालच की बात, उनको एक भूख है हमेशा, और उनको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस होता है, हमारे साथ न्याय नहीं होता है। तो इसी तरह की बातें वो करते हुए दिखते हैं। लिसनिंग टू देम,
I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. तो राइटर कहती हैं जब इनकी मैं बातें सुनती हूँ तो मुझे दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट एक एकदम अलग दुनिया दिखती है। एक दुनिया तो वो जो ये परिवार है, जो इस गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, इन पर अपने चूड़ियों बनाने वाले जाति में पैदा हो जाने का एक स्टिग्मा है, एक काइंड ऑफ धब्बा है। उनका यही है कि हम इस जात में पैदा हुए हैं तो अब हम यही काम कर सकते हैं। The other, a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. दूसरी तरफ कौन है इनके? साहूकार है जो उनको कर्जे पे पैसा देते हैं। मिडलमैन कौन? जो इनसे कम दामों पर चीज़ें खरीद लेते हैं और बाहर बाज़ारों में बड़े दाम पे बेच देते हैं। पुलिस वाले हैं जो लॉ मेंटेन करने वाले सभी हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और पॉलिटिशियंस, ये सब मिलकर दूसरी तरफ खड़े हैं और ये सारे गरीब एक तरफ खड़े हैं। ये दो ही दुनिया अलग अलग लगती है, बहुत दो डिफरेंट वर्ल्ड्स लगते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। बात यह है कि ये सब ठीक है, लेकिन इन सब के चक्कर में प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटे बच्चे पे आ गई है और उसके ऊपर ऐसा उन्होंने वजन डाल दिया है, भार डाल दिया है, बैगेज डाल दिया है इन सब चीज़ों का, जो वो बच्चा उसे छोड़ नहीं सकता, उसे उठाना ही पड़ता है। इसका बोझ उसे उठाना ही पड़ता है, इस बोझ तले वो दबा ही रहता है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे फिर भी सपने देख लेते हैं, बच्चे फिर भी कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये छोटा सा बच्चा बचपन से ही इस तरह से ढाल दिया जाता है कि बड़े होते होते वो इसको अपनी सच्चाई मान लेता है कि यही मेरा सच है, यही मेरी ज़िंदगी है और इसके बाहर कुछ और हो नहीं सकता। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और इससे बाहर कुछ भी सोचना एक बहुत हिम्मत की बात होगी, मतलब डेयरिंग की बात होगी, हिम्मत की बात होगी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और उसको कहीं भी मौका नहीं दिया जाता है कि वो कुछ भी डेयरिंग काम करे। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। एंड होता क्या है, जब मुकेश से उसने बात करी, मुकेश से हमारी राइटर बात करती हैं, तो उनको उसमें एक झलक दिखती है, एक फ्लैश दिखता है, एक झलक दिखती है इस तरह के डेयरिंग की कि वो कुछ और करना सोच सकता है कि मैं कुछ और करूं। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। तो जब वो देखती हैं कि चूड़ियों के अलावा ये छोटा सा बच्चा कुछ और सोच पा रहा है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो वो बोलता है कि मैं गराज में जाऊंगा और मोटर मैकेनिक बनना सीखूंगा, और लेकिन पता चलता है कि गराज उसके घर से बहुत दूर है। तो वो बोलता है आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। तो बोलता है कि नहीं, मैं तो पैदल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे वो काम करना ही है। तो राइटर को बड़ी खुशी होती है कि ऐसी जगह है जहाँ कोई और कुछ सोच ही नहीं पा रहा, सबका दिमाग सुन्न हो चुका है, बस हाथ मैकेनिकल हो गए हैं, दिमाग मैकेनिकल हो गया है और वो सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाते रहते हैं। उसमें कोई एक तो है जो कुछ और करना सोचता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने के बारे में सोचा है? क्या तुम्हें उसकी भी ख्वाहिश है? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड। लेकिन जैसे ही प्लेन की बात आई तो वो भी चुप हो गया, बोलता है नहीं, और वो ज़मीन की तरफ देखने लग गया। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इन टू रिग्रेट। उसकी जो बात है उसने छोटे से मन में बड़बड़ाई, उसमें कहीं ना कहीं एक उसको शर्म आ गई, शर्मिंदगी की झलक थी। लेकिन उसको पछतावा नहीं है कि उसने ऐसा सपना नहीं देखा, उसको ये पछतावा नहीं है। बट हाँ, उसको ये शर्मिंदगी ज़रूर महसूस हुई कि हाँ, मैंने कार तक ही क्यों सोचा, प्लेन तक क्यों नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि अभी उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो कार तक की सोच तक ही नहीं पहुंच पाई। उसका कार सोचना ही अपने परिवार से काफ़ी दूर आ जाना है, बाहर उठ के कुछ और सोचना है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद। तो बात यह है कि क्योंकि उस बच्चे ने कार्स तो कई देखी हैं अपने सिटी में, यहाँ वहाँ घूमते हुए उसने कारें बहुत देखी है, और अब चूड़ियों से ज़्यादा वो सिर्फ कार की तरफ ही देख पाया है।
प्लेन तक देखने के लिए उसके जनरेशन में किसी न किसी को कार तक तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना बड़ा स्टेप लेगा वो, ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। उसने यहाँ तक सोचा, यही अपने आप में बड़ी बात है। और अब फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत ही कम प्लेन्स उसने देखे हैं, तो प्लेन तक की उसकी सोच अभी पहुंच नहीं पाई है, पर वो कार भी सोच पाया, यही अपने आप में उसकी जीत है। सो फ्रेंड्स, ये था क्लास 12 चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इस चैनल पर इसी चैप्टर का ऑडियो बुक वर्जन भी अवेलेबल है। ऑल्सो क्लास 1 से क्लास 12 तक के सारे इंग्लिश चैप्टर्स का ऑडियो बुक वर्जन अवेलेबल है। सो प्लीज़, अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और अपने जूनियर के साथ में ज़रूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत सारे न्यू वीडियोस आने ही वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।